नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की, एक ऐसी बगावत की जिसने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जी हां, ये कहानी है ताराबाई शिंदे की। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1882 में, और इसकी शुरुआत किसी एक इंसान से नहीं बल्कि समाज में फैले एक जबरदस्त गुस्से से होती है। सोचिए, वो दौर था औपनिवेशिक भारत का, जहां पुरानी मान्यताएं और नए ख्यालात एक दूसरे से टकरा रहे थे। और इस पूरे हंगामे के बीच में थी विजय लक्ष्मी, एक युवा ब्राह्मण विधवा जिनकी कहानी आप कह सकते हैं उस दौर की कड़वी सच्चाइयों का आईना बन गई। हुआ ये कि उन पर इल्जाम लगा अपने ही नवजात बच्चे की हत्या का, और सजा क्या मिली? मौत की सजा। ये मामला आग की तरह फैल गया। पुणे वैभव जैसे अखबारों ने तो विधवाओं के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए और सारा का सारा दोष विजय लक्ष्मी पर डाल दिया गया। लेकिन जब पूरा समाज एक महिला को कटघरे में खड़ा कर रहा था, तब एक आवाज उठी, गुस्से और विरोध की एक जबरदस्त आवाज। और ये आवाज किसी पुरुष समाज सुधारक की नहीं बल्कि एक महिला की थी। तो आखिर कौन थी ये ताराबाई शिंदे? देखिए, वो अपने जमाने की कोई आम महिला तो बिल्कुल नहीं थी। 1850 में एक मराठा परिवार में जन्मी ताराबाई के पिता बापूजी हरि शिंदे खुद एक सुधारवादी सोच के इंसान थे, और इसी वजह से ताराबाई को मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में पढ़ने का मौका मिला, जो उस दौर में लड़कियों के लिए सोचना भी मुश्किल था। इतना ही नहीं, वो सत्यशोधक समाज जैसे आंदोलनों से भी जुड़ी हुई थी, और यहीं से उनके विचारों को वो धार मिली। विजय लक्ष्मी के मामले में जो पाखंड वो देख रही थीं, उससे वो अंदर तक हिल गईं। उन्हें लगा कि जब कोई पुरुष महिलाओं के हक में बोलने को तैयार नहीं है तो उन्हें ही कलम उठानी होगी। और उन्होंने लिखा, मैंने ये छोटी सी किताब अपनी सभी बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए लिखी है। और उनकी कलम से जो निकला वो था एक 40 पन्नों का जबरदस्त निबंध, जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, यानी स्त्री और पुरुष की तुलना। अब ये किताब सिर्फ एक निबंध नहीं थी, ये पितृसत्ता, जाति और धर्म के नाम पर चल रही परंपराओं पर एक सीधा तीखा हमला था। और इसीलिए आज कई लोग इसे भारत का पहला मॉडर्न फेमिनिस्ट टेक्स्ट मानते हैं। शिंदे ने अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से की। उन्होंने सीधे ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, आपको तो सर्वशक्तिमान माना जाता है, और ये भी कि आप सबके लिए हैं, तो फिर ये कैसा इंसाफ है कि आपने ही पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया, लेकिन सारी खुशियां पुरुषों के हिस्से में और सारा दर्द महिलाओं के हिस्से में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने उन सामाजिक और धार्मिक नियमों पर निशाना साधा जो सारी दिक्कतों की जड़ थे, खास तौर पर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ, जिनमें यह मान लिया गया था कि महिलाएं ही हर बुराई की जड़ होती हैं। तो इस दकियानुसी सोच के जवाब में ताराबाई ने एक बहुत ही सरल लेकिन चुभता हुआ सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर महिलाएं ही इतनी बुरी हैं तो फिर जेलें पुरुषों से क्यों भरी पड़ी हैं? सोचिए जरा, क्या जबरदस्त तर्क था। उनकी पूरी किताब का जो सार था वो था पुरुषों के पाखंड को बेनकाब करना। वो एक एक करके उन दोहरे मापदंडों को सामने ला रही थीं जो समाज ने मर्दों और औरतों के लिए बना रखे थे। जैसे कि नैतिक चरित्र की ही बात कर लें, महिलाओं को तो पैदाइशी दुष्ट, धोखेबाज और भरोसे के काबिल नहीं माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ पुरुष चाहे कितनी भी गलतियां करें, उन्हें विद्वान और ज्ञानी ही समझा जाता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया व्यभिचार, यानी अडल्ट्री का। एक महिला के लिए यह सबसे बड़ा अपराध था, उसके चरित्र पर एक ऐसा दाग जो कभी नहीं मिटता। लेकिन एक पुरुष के लिए, अरे, उसे तो अपराध माना ही नहीं जाता था, वो तो जैसे जीवन का एक स्वीकृत हिस्सा था। तो उनकी मांग बहुत सीधी और साफ थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी। वो कहती थीं, जो एक पुरुष के लिए अच्छा है वो एक महिला के लिए भी अच्छा होना चाहिए, यानी नैतिकता का पैमाना सबके लिए एक हो। अपनी बात को साबित करने के लिए वो धार्मिक कहानियों को भी चुनौती देने से नहीं चूकी। उन्होंने पूछा कि सीता को ही क्यों अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? किसी पुरुष से तो कभी ऐसी मांग नहीं की गई। उन्होंने कृष्ण और सुभद्रा का भी उदाहरण दिया कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी, और फिर सवाल किया, क्या कभी किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ ऐसा किया है? अब जाहिर है, उनके इस काम ने उस समय की सत्ता और समाज को सीधी चुनौती दी थी, और इसका असर भी फौरन देखने को मिला। उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, उसे अपमानजनक कहा गया और फिर उसे भुला दिया गया। ताराबाई ने खुद माना था कि उन्होंने बहुत चुभने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था,
और सच तो यह है कि 19वीं सदी का समाज उनके इतने क्रांतिकारी विचारों के लिए तैयार ही नहीं था। और सोचिए, उनकी ये किताब लगभग एक सदी तक गुमनामी के अंधेरे में पड़ी रही। ये 1882 में छपी और इसकी निंदा हुई। फिर सालों बाद 1949 में फ्रांस में सिमोन द बुवार की मशहूर किताब द सेकंड सेक्स आई। और फिर 1975 में जाकर एक स्कॉलर एसजी मालशे ने ताराबाई की किताब को फिर से खोजा और छापा। आज हम जानते हैं कि यह भारतीय नारीवाद का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है, जो दुनिया के जाने-माने फेमिनिस्ट कामों से भी दशकों पहले लिखा गया था। देखिए, उनके तर्क सिर्फ हवा में नहीं थे, वो असल जिंदगी में बदलाव चाहती थीं। उन्होंने साफ साफ विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत देने वाले कानून की मांग की। तो सबसे अहम बात यह है कि 1882 में ताराबाई ने जो सवाल उठाए थे, वो आज भी अपनी ताकत नहीं खो पाए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि समानता की वही लड़ाइयाँ आज कहाँ और किन रूपों में जारी हैं।